मरियम खुर्शीद और मैं हूँ जवाद बाकिर। मीठी ईद की मीठी सी खुशियां लिए हुए, छोटी ईद में बड़ी बड़ी खुशियां लिए हुए आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। कितना टाइम, ये तो हमारे प्रोड्यूसर साहब भी बताएंगे। मगर इस ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद होंगे। आपको आज के जो मेहमान है सबसे पहले उनका तारुफ करवाता चलूं कि जो कि मेजबान भी होते हैं और आज मगर हमारे पास मेहमान की सूरत में मौजूद हैं। उनको वार्म वेलकम करते हैं, जो कि आप ये कह लें कि न्यूज एंकरिंग से लेकर प्रोग्राम एंकर तक उन्होंने एक लंबा सफर जो तय किया है। उसके अलावा सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव नजर आते हैं। इसके अलावा आपको ये देखें कि लुगत में उनको बड़ा अबूर हासिल है। लुगत में उन्होंने बहुत ही, खासतौर पर जो नए आने वाले हैं, हम जैसे जो लोग हैं वो भी उनसे सीखते हैं। खासतौर पर मैं अपनी पर्सनल अगर मरियम बात करूं तो मैं तो अक्सर क्लिप उठा के देखता हूं कि इनके वो जैसे वो बोलते हैं, उनके तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, वो खबर को किस तरह से पढ़ना, या कोई भी जब वो ओनली मतलब हमारे पास इनसे रहनुमाई लेते हैं। हमें कभी कुछ सीखना हो तो सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, और इनके होते हुए हम प्यासे रह जाएं ऐसा हो नहीं सकता। तो आज के प्रोग्राम में ये बड़ी हमारी ऑनर की बात है। ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है तारिक मतीन साहिब हमारे साथ। आप थैंक यू वेरी ये बड़े और बातें क्या आप ईद के हवाले से आप अच्छा, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि वालिदा को कॉल करूं, तो उनको कॉल की है। और वो इस वक्त जब लॉकडाउन पाकिस्तान में कंप्लीट हो रहा था, फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद हो रहा था, वो छोटी बहन के पास एम्स्टर्डम जा रही थी, तो वो वहाँ पर हैं। तो उनसे बात की है और पिछले कुछ 12-15 साल से मैं मुसलसल उनसे ईद पर चला भी जाता हूँ अक्सर, लेकिन मैं घर से दूर हूँ। वो कराची में बड़े भाई के पास होती हैं, तो मैं दुबई में रहा, यहाँ रहा लाहौर में, तो मैं उनसे मुसलसल दूर हूँ, तो इसलिए सबसे पहले उन्हीं को कॉल करता हूँ। तो उनको ईद मुबारक कहा और आप दोनों को भी ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का दिन कैसे गुजरता है, क्या मसरूफियात होती है? ईद की नमाज के बाद जो है वालिदा को, अपनी सास साहिबा को, अपने ससुर साहब को, बहन भाइयों से बात की। उसके बाद जो है वो कुछ देर बच्चों के साथ वक्त गुजारा और उसके बाद सो जाते हैं, क्योंकि जो ईद की रात होती है वो रात कुछ तैयारियों में, फिर उसके बाद कुछ बिल्कुल जगह के और तैयारियों में गुजारी। हाँ मतलब अच्छा, इस वक्त तो ये है कि इन हालात में तो क्या तैयारियां हैं, लेकिन फिर भी मेरी ख्वाहिश होती है कि बच्चियों के हाथों पर, मेरी एक बेटी है 5 साल की, एक बेटी है 3 साल की, उसका नाम रुतबा, एक कस्बा, बेटा है मुस्तफा। तो स्पेशली बच्चियों के हाथों पर जो है मेहंदी, थोड़ी सी मेहंदी और चूड़ियां, और बेगम जो है वो मेहंदी लगाने, तो ये मेरी ख्वाहिश होती है, वो कि वो मोस्टली नहीं लगा पाती, तो उसमें मुख्तलिफ चीजों में। और फिर सुबह जो है ना, मेरी मिसेस ईद के दिन की जो कुछ पकाने की चीजें हैं, अच्छा यही इसके मुतालिक आप हेल्प करते हैं उनकी बर्शी में? किचन में कभी कभार हेल्प कर भी देता हूँ, और रेगुलर मैं उनकी नाश्ते में मैं बहुत ज्यादा हेल्प कर देता हूँ और अक्सर हेल्प करता हूँ। अच्छा, मेरी जो बेटियां हैं वो नाश्ता अक्सर अपनी मामा से नहीं कहती, वो मुझसे कहती हैं कि बाबा बना दें, तो मैं उनको सैंडविच वगैरह बना कर दे देता हूँ। अच्छा, क्या बना लेते हैं आप? मैं बना बहुत अच्छा लेता हूँ। बना बहुत अच्छा। और मैं दाल से लेकर निहारी तक और कढ़ाई से लेकर रान रोस्ट करने तक मैं सब कर लेता हूँ। यानी कि बेहतरीन देसी खानों के आप तो शेफ, आपको कैसे लगते हैं? मैं सब बना दूं। बच्चों के लिए स्नैक्स बड़े अच्छे बना देता हूं। मैं चीज, बच्चों ने कभी फरमाइश की है या हमारी भाभी ने कभी फरमाइश किया कि ये चीज बना के खिलाएं? कभी बहुत अलग लफ्ज़, वो अक्सर फरमाइश करते। अच्छा अच्छा, मैं चूंकि मैं वैसे ही मेरा वेट अच्छा खासा है, तो मैं अपनी कार्ब्स जो है उसका इंटेक ऑलमोस्ट 0 रखता हूँ। मेरा प्रोटीन जो है उसका इंटेक बहुत ज्यादा होता है, तो मैं जो घर पे खाना है, अगर रोटी बनी है, सालन बना, तो मैं वो नहीं खाता। मैं कुछ अपने लिए बारबेक्यू टाइप की चीज बना लूंगा, थोड़ा सा कीमा बना लूंगा, ऑमलेट बना के खा लूंगा, अंडे खा लूंगा, बॉयल अंडे खा लूंगा, मैं ये चीजें खाता हूँ। तो मैं रात को दफ्तर से लेट भी आऊँ तो बेगम साहब मुझे कहती हैं, अब दफ्तर ना भी हो, दोस्तों से वापस देर से आऊँ, बाहर भी खाना कम खाता हूँ। बेगम साहब कहती हैं, अच्छा आप अपने लिए कुछ बना रहे तो मुझे भी बना दीजिए। तो वो उस वक्त मेरे साथ खा लेती हैं, और मैं जो है वो मोस्टली अपना बनाया हुआ खाना नहीं खाती हैं। हमें बहुत अच्छा खाना पका लेती हैं, लेकिन फिर वो मेरे साथ। बच्चों को ईदी दे के आए? बच्चों को ईदी, मेरे अभी बेटा 11 साल का है जी। और मगर होता था ना वो कुछ ना कुछ बड़ा इनाम, वो ने वो वाला, क्योंकि वो फैमिली से तमाम जो ना कजन्स वगैरह से उन सबसे दूर रहे बच्चे, तो उन्हें वो वाला सेंस कि ईदी दें, पीछे पड़े, वो अभी है नहीं। वो
उस तरह से ईदी लेने यानी कि बचत हो जाती है आपकी अच्छी खासी? नहीं, अगर फैमिली में इकट्ठे हो तो नहीं, गेट टुगेदर हो तो हो जाएगा। मैं अपनी जो बहनें हैं उन्हें ईदी देता हूँ। एक तो मुल्क से बाहर हैं तो उन्हें ईदी होता है कि कई दफा तोहफे की शक्ल में चली जाती है। जो बड़ी बहनें उन्हें वालदा को उन्हें ईदी देता हूँ, बेगम साहिबा को ईदी देता हूँ। फिर उसके बाद जो है वो दफ्तर में ढेर सारे दोस्त हैं जो छोटे हैं उन्हें देता हूँ, और जो बड़े उनसे ईदी लेता हूँ। मैं जो अपने दफ्तर में अगर अभी तक आप ईदी ले रहे हैं? हाँ, जो मेरे दफ्तर में गार्ड्स वगैरह हैं हाँ। आप कॉपी पे मुख्तलिफ जगहों पे जो मुझसे बड़े होते हैं मैं उनसे ईदी लेता हूँ, और मैं उनसे इसरार करके ईदी लेता हूँ। अच्छा, चाहे 5 रुपए ईदी दीजिए, 10 रुपए ईदी दीजिए, लेकिन ईदी दीजिए। ये आप symbolic बचपन में किससे ईदी लेते थे? स्पेशली सब बड़ों से, सबसे लेते थे? वो गार्ड से ले रहे हैं, आपको बता तो रहे हैं, गार्ड से ले रहे हैं, कॉपी वालों से ले रहे हैं, कॉपी एडिटर से ले रहे हैं, तो वो भला घर में किसी को ये छोड़ेंगे? तो यानी कि आप ना मांग लीजिएगा। symbolic होती है ना। देखिए, बिल्कुल। मैं अगर अपने दफ्तर के गार्ड को जो भी ईदी दे रहा हूँ, मैं उससे 5% भी ईदी लूं, लेकिन मैं इसरार करके ईदी देता हूँ कि मुझे ईदी दीजिए। जो मैंने उसको दी है उसका मैं उससे 5% दे दूंगा। वो एक 5 रुपए का सिक्का भी हो सकता है, लेकिन ये सिंबॉलिक होना चाहिए उसमें, ये सिंबॉलिक होती है। बिल्कुल। तो मुझे ईदी अच्छा, आप ईदी आसानी से दे देते हैं या थोड़ा तंग करके? क्योंकि ईदी आप दे रहे हैं तो थोड़ा तंग करने में थोड़ा ज्यादा मजा आता है। डिपेंड करता है कि मैं ईदी किसको दे रहा हूँ। अच्छा, मूड पे तो नहीं, जिनसे ताल्लुक वाजिबी सा होता है उनको ईदी नहीं देता मैं। अच्छा, जो ईदी मांगेगा मैं उसे ईदी देता हूँ, जो ईदी नहीं मांगेगा मैं उसे ईदी नहीं देता। वाजिबी सा ताल्लुक। हाँ, तो उनको मैं ईदी नहीं देता। जो ईदी मांगता मैं उसको ईदी दे देता हूँ। और एक तो पक्का हो गए हैं जी। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद जवाब से भी मुझे आज ईदी चाहिए, तो मैं इनसे लाइव ट्रांसमिशन में ईदी लूंगा। जवाब तो देखें, जवाब तो मुझसे बड़े हैं, तो जवाब मैं इतना बड़ा नहीं हूं। जवाब मुझसे 1.5-2 इंच बड़े। अच्छा, कद की बात करें, 1.5-2 इंच तो मुझसे बड़े हैं। अगर उम्र की यहाँ पर बात चल रही है तो इस वाले तो जवाब मुझसे 1.5, ये मुझसे एक बार एक हमारी फीमेल एंकर है, आप लोग वाकिफ हैं उनसे, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा क्या नहीं कि मुझे ईद के मौके पर अगर नाम ले रहे चले, अजमल जामी ने जो है ना मुझसे ईदी मांगी। अच्छा, तो मैंने कहा तुम मुझे ईदी दो। कहना क्यों, मैं क्यों दूं, ईदी तो बड़े देते। मैंने कहा यार तुम मुझे ईदी दो, तुम मुझसे बड़े हो। कहना मैं आपसे बड़ा हूँ। मैंने कहा तुम मुझसे कम से कम 2 इंच तो बड़े हो, तो तुम मुझे ईदी दो। तो एक खातून जिनका मैं नाम नहीं ले रहा, अच्छा, उन्होंने कहा मुझे ईदी दे। मैंने कहा आप मुझसे बड़ी। कहनी मैं कैसे बड़ी हूँ आपसे? और मैंने कहा आप मुझसे, हाँ, मैंने कहा आप मुझसे कम से कम 5 किलो बड़ी हैं। ओह माय गॉड। मैंने कहा आप मुझसे कम से कम 5 किलो बड़ी हैं। तो मैंने कहा आप बच गए थे फिर उनके हाथों, ये कहकर? उन्हें मैंने ईदी नहीं दी। अच्छा, उस ईद पे नहीं दी, उसके बाद एक आध बार दे दी, लेकिन उस ईद पर उनके साथ मैंने कुछ 2 से 3 ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, बाद में दी है कई दफा। उस ईद पर मैंने उन्हें ईदी नहीं दी। मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा आप मुझसे 5 किलो बड़ी हैं, आप उसके बाद मुस्लिम हो गई होंगी। वो अब भी मुझसे मेरा ख्याल है कि 2-2.5 किलो बड़ी हैं। अच्छा, फिर यानी कि अच्छा, वेट काम और करने के हवाले से बात हो रही है, किस फीमेल एंकर के साथ काम करने में सबसे ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं, मजा आता है आपको? अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, किसी भी एक का नाम लेना जो है वो ज्यादती होगी। और अगर आप फिर अगला सवाल ये करेंगे कि इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो ये नाम तो बिल्कुल नहीं ले सकता। हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारी बहुत अच्छी एंकर्स हैं, मतलब हमारी फीमेल न्यूज एंकर्स में स्पेशली समीना जो हैं, अब समीना पाशा हैं, पहले समीना रमजान थी, वो बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, उनके साथ काम मैंने किया। आयशा नाज के साथ काम किया, आयशा यूसुफ के साथ किया, मदिया नकवी के साथ काम किया, इकरा हारिस के साथ काम किया। अच्छा, एक लंबी लिस्ट है, तो सबके साथ काम किया और सब बहुत अच्छे हैं। ये वो तमाम लोग हैं जिनमें सीखने की अर्ज है। ये अर्ज बाकी रहे तो फिर आप डेड नहीं होते। अच्छा, यही चीज आपकी तरफ इनके चाह रहा था। प्रोग्राम शुरू होने से पहले, ये ट्रांसमिशन शुरू होने से पहले, और भी हमारे दोस्त साहब आपके जो टीम के हिस्से थे वो भी आपसे यही पूछ रहे थे कि टिप दें आप तारिक भाई। एक तो एंकर के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कहाँ से ये सफ़र शुरू किया आपने, और दूसरी इसके साथ ही मैं इसके साथ अटैच करना चाह रहा हूँ कि एंकर के लिए बेसिक चीज़ जो हमने अब तक सीखी है, इसमें मज़ीद भी आपको तो हमारी बताइएगा। डिक्शनरी और करंट सिचुएशन से, यानी कि लाइब्रेरी से टच रहना बहुत ज़रूरी है। क्या कहते हैं आप इसमें? अच्छा, देखें, ये जो न्यूज़ एंकरिंग का मामला स्पेशली, या फिर उसके आगे बढ़कर प्रोग्राम एंकरिंग का भी, तो सबसे पहले आप अगर जिस जबान में काम कर रहे हैं वो जबान आपको आनी चाहिए। बिल्कुल। आपका लबो लहजा उस जबान के नेटिव स्पीकर्स जैसा होना चाहिए। और फिर उसके बाद ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? तो ये सफ़र शुरू हुआ था कुछ 3rd ईयर के दिन थे,
या सैटरडे के दिन थे, तो रेडियो पाकिस्तान से शुरू हुआ था। सही। बस में तलबा रेडियो पाकिस्तान कराची से, वहां मैंने खबरें पढ़ी पहली बार। और वो महीने में 3 से 4 बुलेटिन मिलते थे। शाम 7:30 बजे का उर्दू का 5 मिनट का खबरनामा होता था, हाथ से लिखा हुआ। तो उसमें अगर एक लाइन की लिखी ना और उसमें एक लफ्ज रह गया है तो वो लंबी सी लाइन डाल के वो सफे के ऊपर लिखा होता था। तो आप यहाँ हाथ रख के यूं ऊपर जाके पढ़ते थे और फिर वापस आके यहाँ से कंटिन्यू करते थे, क्योंकि वो हैंड रिटन होता था, सॉफ्टवेयर्स नहीं थे उस वक्त। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ 99 की बात, जब आप 3rd ईयर में थे। मैंने 95 में मैट्रिक किया, बीच में 1 साल मैं बीमार रहा था। तो खैर ये उन दिनों की बात है। इंडस आया 2002, मैंने 28 जुलाई को, पाकिस्तान का पहला न्यूज चैनल था, जियो 14 अगस्त को लॉन्च हुआ था। तो इंडस उससे थोड़ा सा पहले लॉन्च हो गया था, कोई अराउंड महीना पहले। तो वहां से मैंने न्यूज की थी पहली बार, फिर जियो, उसके बाद दुनिया 92 मैंने लॉन्च की, उनकी लॉन्चिंग टीम का हिस्सा था मैं। सही। फिर उसके बाद 24, देन आप न्यूज, एयरवे का मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, कुछ बड़ों ने रोक लिया था, तो मैंने सलमान इकबाल साहब के दफ्तर में बैठ के कॉफी पी थी, गया ज्वाइन नहीं किया था, वापस आ गया था। अब भी कहीं कर चुके हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट? अच्छा, मैंने अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट, हाँ देखिए, आप न्यूज के जो एपिसोड हुआ जी जी, उसके बाद समझ लें कि थिंग्स आर अंडर वे। अभी जो है वो देयर इज नो सच थिंग एज येट अच्छा भाई, कोई ऐसी चीज बताएं कि स्लिप ऑफ टंग हो जाता है? बहुत ज्यादा। देखिए, सिर्फ एक एंकर है जो गलती नहीं करता, सिर्फ एक एंकर, हाँ, बिल्कुल जिसका डे ऑफ होता है। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। मैं तो क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, स्लिप ऑफ टंग, इंसान है, खता का पुतला है, क्या कहते हैं, स्लिप ऑफ टंग या कोई ऐसा फंबल हुआ आपसे जो आपको आज भी याद आता हो और जिससे आप बहुत हंसे हो, आप स्क्रीन पे उसको कवर ना कर पाए हो? बहुत सारे हुए, मतलब एक आध नहीं। ये जो हमारे होते हैं ना, और बहुत सारे जो जूनियर्स हैं वो बेचारे मासूम से शिकायत करते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं या न्यूज रूम के जो बॉसेस हैं वो डांट देते हैं कि ऐसे गलती हो गई, वैसे गलती हो गई। तो गलती तो वो शख्स करेगा जो काम करेगा, जो काम नहीं करेगा वो गलती नहीं। प्रोड्यूसर साहब सुन लें, आप गौर से सुन लीजिए। अच्छा, तो वो एक दूसरा, आप ये देखिए कि आप नाम लीजिए माइक एम्बली का, आप स्टीफन कोल का नाम लीजिए, आप जैन वर्जी का नाम लीजिए, जिम क्लेंसी का नाम लीजिए, इन तमाम के आपको नेट पे वो क्लिप्स मिल जाएंगे जहां इन सब ने गलतियां की। तो गलती जो है वो काम का हिस्सा है। क्या सचिन तेंदुलकर हर मैच में सेंचुरी करता है? नहीं करता। क्या विराट कोहली हर मैच में सेंचुरी करता है? नहीं करता। क्या हर बार बॉल बैट के मिडिल पे आती है? नहीं आती। कभी बॉलर बहुत लीथल होता है, कभी बॉलर बहुत फारिग होता है, पिच बहुत बुरी होती है, सरफेस बहुत बुरी होती है, कभी आप खुद फॉर्म में नहीं होते। तो रमीज राजा फरमाते हैं इट इज ऑल इन द गेम। तो ये मुख्तलिफ चीजें होती हैं जो काउंट करती हैं, मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। तो आपकी परफॉर्मेंस मुख्तलिफ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कोई याद है अब तक कोई ब्लंडर जिसे आप कह सकते हैं, या कोई फंबल अपने? अच्छा, बहुत सारे की हैं। याद वाली बात, जैसे मैं दुनिया न्यूज में न्यूज कर रहा था, आयशा नाज इस पे अब तक बड़ा हंसती है, मेरे साथ बैठी हुई। तो ब्रेकिंग थी और एक ऐसी चीज थी जिसको हमने पहले स्क्रिप्ट नहीं देखा हुआ था। वो लफ्ज नहीं देखा या स्क्रिप्ट नहीं देखा? बिल्कुल भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा था उसमें। तो उसमें दो चीजें बताता हूँ। उसमें क्या हुआ कि सामने ना मैं पढ़ता जा रहा हूँ, और नॉर्मली एक होती है हमारे लिए चीजें जिन्हें हमें इस प्रॉम्प्टर पे डिलीवर करना है। कई दफा वो चीजें जो डेस्क के लिए या पैनल के लिए होती हैं वो भी प्रॉम्प्टर पे लिखी हुई, प्रॉम्प्टर पे बिल्कुल एग्जैक्टली लिखी होती है। अब मैं पढ़ता हुआ चला जा रहा हूँ। फर्ज कीजिए कि लिखा हुआ है कि वजीर आजम इमरान खान ने फला 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 कहा, और ये बिल्कुल ताजा खबर है, अभी आई है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ता चला जा रहा हूँ, और वो चीज जो ब्रैकेट में लिखनी थी प्रोड्यूसर के लिए। अच्छा, जिन्हें नहीं पता उनको ये बताएं, हम न्यूज रूम सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनमें एक होता है, अगर ऑक्टोपस या ENPS की बात करें तो एक व्हाइट एरिया होता है जिसमें स्क्रिप्ट हम तक पहुंचता है, ग्रे एरिया होता है जिसमें प्रोड्यूसर के लिए तैयार होता है। कई दफा गलती करने वाले कॉपी वाले वो हिस्सा ना यहाँ लिख देते हैं, तो वो हम तक भी आ जाता है, और हमें वो नहीं पढ़ना, और हम नहीं पढ़ते। हमारे सामने ऐसी 10 चीजें होती हैं। रिपोर्टर का नंबर लिखा होता है सामने, बिल्कुल होता है। अच्छा, रिपोर्टर के नंबर के बाद ये भी लिखा होता है कि ये कैमरामैन का नंबर है, रिपोर्टर का नंबर ना मिले तो इसको मिला लें। अच्छा, आप पढ़ रहे हैं के लिए, हाँ, ये आप पढ़ रहे हो, ये प्रॉम्प्टर पे लिखा हुआ है, उसमें लिखा होता विंडो लगेगी। अच्छा, मैं पढ़ता गया और वो ब्रैकेट्स भी नहीं थे, मैं पढ़ता चला जा रहा हूँ। आयशा नाज अगर ये देखेंगे तो ये सब स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हुआ चला जा रहा हूँ। मैं पढ़ते हुए कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि विंडो लगेगी। विंडो लगेगी हो गया। अच्छा, ये तो मेरे साथ हुआ था। उसके बाद जो मदिहा नकवी
और मेरा ख्याल है नैयर उनके साथ न्यूज कर रही थी, तो उन्होंने किया कि अब हम किस कैमरे पर हैं, दोनों का शायद दुनिया न्यूज में, नैयर ने उससे पहले जियो में भी काम कर रखा था, तो कहीं अब हम किस कैमरे पर हैं। ओ माय गॉड, ये लाइव जा रही है? हाँ, ये लाइव ऑन एयर था ये। तो फिर उसके बाद उनके कान में कहा गया कि आप ऑन एयर हैं, तो उन्होंने अच्छा ये हो चुका है। हमारे साथ एक बहुत सीनियर, क्योंकि बहुत सीनियर है इसलिए उनका नाम नहीं लिया, ठीक। तो वो प्रोग्राम कर रहे थे, ये इंडस न्यूज में हुआ जब पहला इंडस था, तो उनका अंदाज था कि वो अपना चश्मा ना ऐसे करके, ये मैं उस वक्त कोई 23 की एज में था, बिल्कुल करियर का पहला चैनल, तो वो ना ऐसे हाथ रख के बात करते थे, और उनकी जो टेबल थी वो ग्लास टॉप, उसका ऐसे रेक्टेंगुलर ग्लास टॉप था, उस पे हाथ रख के ना यूं करके वो अपने मेहमान को देख के बात करते थे। अच्छा। तो इस अंदाज में देखिए मेहमान को अपने बात कर रहे हैं, और बात करते करते वो यूं करते थे। अतीका उर्दू साहिबा इंडस विजन पे प्रोग्राम करती थी। अतीका उर्दू की जो टेबल थी उसके टॉप में उस वक्त कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो टॉप यहां आ गया और वो टॉप कर्व में था। कर्व। इनका जो ग्लास टॉप था वो वहां चला गया। इनको आदत थी अपने टॉप उसी तरह से भी करते थे। तो इन्होंने सफदर अब्बासी साहब बैठे हुए थे इनके स्टूडियो में, इन्होंने कहा सफदर अब्बासी साहब, आपकी जमात का मौकिफ 1985 में जब ज़ियाउल हक साहब मौजूद थे तो उस वक्त आपकी जमात का मौकिफ ये था, और ये कहते हो ना, Oh my God. मैं चेयर पे पीछे होकर बैठा हूं, वो चेयर पे पहियों वाली कुर्सी पर बिल्कुल एज पर बैठे हुए थे। तो वो यूं करके उन्होंने यूं किया, अब यहाँ ग्लास टॉप नहीं था, कर्व था, वो यूं कटा हुआ था बहुत आगे से, यूं किया और वो यूं ही नीचे चले गए, और वो चेयर की एज पर थे, तो चेयर उनके नीचे से निकल गई और चेयर जरा सी ऊपर होके नजर आई और वो धड़ाम से नीचे गिर गए। ओ माय गॉड। अब अगर मैं इस माइक को ऐसे भी टच करूं धमाका होगा, धमाका होगा, धमाका बिल्कुल। होगा। तो वो गिरे, बम आवाज आई, और सफदर अब्बासी साहब ने यूं करके देखा। अब इन्हें ये था कि लाइव जा रहा है, तो उन्होंने कहा आप बोलें अब उन्होंने कहा आप बोले, और सफदर अब्बासी ने कहा कि फर्ज कर लें उनका नाम है, मैं उनका नाम नहीं लेता, उनका नाम है शाहिद तुफैलवी, अच्छा। ठीक है, अब आप शायद पहुंच जाएं। तो उन्होंने कहा कि देखिए शाहिद साहब, उस वक्त हमारी जमात का मौकिफ जो था ना वो ये था कि हम उस वक्त एक डिक्टेटर के सामने अपनी जमात को वापस लेकर, अब वो यूं देखिए वाला है, तो सामने कैमरामैन ने उनको अब कैमरा सामने तो नहीं आ सकता, तो उसने इशारा किया, अब वो यूं कर रहे हैं, देखिए हमारी जमात का मौकिफ था कि प्रोड्यूसर, ये जो देखने वाले उन्हें हम बताएं, एक है इस वक्त पीसीआर पैनल कंट्रोल रूम जो हमें बिल्कुल हमें ऑन एयर कर रहा है, एक है मास्टर कंट्रोल रूम जहां से सिर्फ ये प्रोग्राम नहीं चल रहा, वहां से वो प्रोमोज भी चल रहे हैं और कमर्शियल्स भी चल रहे हैं, बिल्कुल। तो जो लिंक करता है हमें मास्टर कंट्रोल रूम से वो पीसीआर है, बिल्कुल। तो पीसीआर तो उनको ये पता था कि मैं ऑन एयर हूं, लेकिन पीसीआर ने एमसीआर से कहा उठा लो, एमसीआर ने ट्रांसमिशन को रोक के अपने प्रोमो वगैरह चलाने शुरू कर दिए। इन्हें पता था मैं ऑन एयर हूं। मैं और एक और एंकर जो आप पीटीवी पर है, हम दोनों भागे और हमने कहा बुजुर्ग गिर गए हमारे, हम जाके इनको उठाएं। अच्छा, इन्हें ये था कि वो नहीं था कि आप अपनी झेप में डाल रहे हो कि तुम लोग क्यों आ गए मुझे उठाने, हाँ ठीक है मैं करूं, तुम जाओ, हम वापस आ गए। वो ये भी नहीं करना चाहते कि मुझे किसी ने उठाया, कहीं वो उठ के वो बैठ गए। अच्छा, वो उठ के बैठ गए, उन्होंने हाथ अपने यूं कर लिया, आ जाए वापस आ जाए, अपनी चेयर के ही आर्म रेस्ट पर आ जाए, वापस आ जाए। प्रोड्यूसर ने, अच्छा उस चैनल में ना तोप से भी बड़ी चीज थी, प्रोड्यूसर उनको ना भी नहीं कर सकता, प्रोड्यूसर ने कहा हाँ भाई एमसीआर वापस दो, आ जाए, वापस कट किया, 3, 2, 1 लाइव, ओके। सफदर अब्बासी साहब आप बता रहे थे आपकी जमात का मौके पर, उन्होंने ये करके ना सफदर अब्बासी साहब बताइए, और ये करते उन्होंने यूं था, क्यों था, जब यूं किया और उनका ये जो हाथ यूं था, जब ये यूं गया तो सफदर अब्बासी जो उनको आंखों में आंखें डाल के देते थे, उन्होंने यहाँ उनके कोट पे इस जगह देखा, वो नीचे गिरे थे, तो कारपेट की सारी मिट्टी उनके ब्लैक कोट में ना यहाँ लगी। अब उन्होंने सफदर अब्बासी की निगाहों को देखा कि मुझे यूं देखते देखते यहाँ देखने लगे, तो उन्होंने खुद यूं देखा। अब कैमरा है सफदर अब्बासी साहब पे, उन्होंने ऐसे हाथ मांगे, धप धप धप, वो माइक से सब माइक से दोबारा धम 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 आवाजें। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। अच्छा, कोई राउंड खेलना चाह रही है भैया? आपके साथ रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। एक वर्ड मैं बोलूंगी, अच्छा, आपके मैं माइंड बहुत में, बुरा हूं। अच्छा चलिए चलें। ट्राई करें। एक वर्ड बोलूंगी, आपके माइंड में पहला जो लफ्ज आएगा आप मुझे बताएंगे। हुस्न, नेमत, नेमत, सुर, सुर, अता, तमाशा, तमाशा, पार्लिमान, अच्छा, सियासत, सियासत, तमाशा, तमाशा, लीडर, लीडर, कायदे आज़म,
गुड. इक्तदार. इख्तिदार भूख. भूख. रंग. रंग स्याह. खुशबू. खुशबू मैं नाम ले सकता हूँ खुशबू का? ले सकते हैं. ले सकते हैं. नहीं उस खुशबू का नहीं, उस खुशबू का मुझे नाम भी वही पता, उसका नाम क्या वो भी मुझे नहीं पता. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं पता. मगर खुशबू अज़ारो विजिट. हीरो. हीरो मेरे हीरो जो है वो अब्दुल सत्तार अली. सही. एंकर. एंकर जवाद अहमद सिद्दीकी. बस थोड़ा सा नाम का डिफरेंस है. जी बात कंटिन्यू कीजिए. आपके नाम का सेगा. आप. अच्छा मैं आपसे तारिक भाई, अगर सियासतदानों पे फिल्म बनाए तो कौन कौन से सियासतदान को लेंगे, किसको हीरो रखेंगे और किसको विलन रखेंगे, किसको हीरोइन रखेंगे? और स्टोरी भी, स्टोरी क्या होगी उसकी? अच्छा स्टोरी क्या होगी, ये वाला मुश्किल काम है. लेकिन वैसे हीरो कौन होगा, तो हीरो जो है वो चूंकि हीरो गुड लुकिंग. अच्छा पहले मैं थोड़ा सा इधर कथा कलम हुआ, मैं थोड़ा सा पीछे. ये जो आपने जवाब दिए ये बिल्कुल पाकिस्तान के अकॉर्डिंग दिए जवाब, कि जैसे इन्होंने पूछा सियासत. इसकी शर्त ये थी कि रैपिड फायर है, तो ठीक है फर्स्ट पार्ट थी वो बता दिया जी. तो हीरो जो है चूंकि गुड लुकिंग भी होता है, और हीरो वो होता है कि जो जरा लाउड होता है, हैंडसम होता है, और वो जरा पॉपुलर होता है, तो हीरो इमरान खान साहब. अच्छा विलन जो है उसके रोल में आसिफ अली जरदारी साहब. आसिफ अली जरदारी. हाँ अच्छा, मतलब वो यानी कि वाकई आप उनको खिलाड़ी मानते हैं. हाँ मोहम्मद के बादशाह मानते हैं मुझे. जरदारी साहब बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी है, विलन के लिए तो बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी. आपको वैसे भी याद है? अच्छा तारिक ईंट से ईंट साहब, बजा देंगे, हमें मजाल यहाँ पे क्या है? ब्रेक का टाइम हुआ है, हम मूवी बनाएंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद. टेक अ शॉर्ट ब्रेक. देखिए मैं सब पाकिस्तानियों को बिलखसूस अहलियान लाहौर को अपनी तरफ से ईद उल फितर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ. इस दफ़ा ईद उल फितर ऐसे मौके पर आई है कि हम सबको कोरोना की वबा का सामना है, और मैं सब पाकिस्तानियों से ये दरख्वास्त करूँगा कि कल नमाज ईद के वक्त भी कोरोना से बचाव के लिए जो SOPs हुकूमत की तरफ से जारी किए गए हैं उन SOPs को ज़रूर मलहूज़ खातर रखें. वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज़, एक नई उभरती पहचान. टीवी टुडे खबर सबसे पहले. मैं हूं सना फ़खर. हम पेंडेमिक डिजीज़ से फाइट कर ही रहे थे कि एक और सिचुएशन, एक हादसा जो दिलों को बोझल कर दिया जिसने. मैं उस दुखी दिल से आपको ईद मुबारक विश करूंगी. वी जस्ट नीड टू बी काइंड एंड कंपैशनेट टुवर्ड ईच अदर्स. एंड ईद मुबारक आप तमाम देखने वालों को. कैमरामैन को, प्रोड्यूसर्स को, और मेरी दुआ है कि ये कौम इस वायरस से निकले, और हमें हौसले से इस चीज़ों का मुकाबला करना है. और इंशाअल्लाह ईद अगली भी आएगी और हम पूरी साबित कदमी से इस आपस में मोहब्बत और प्यार से सारी SOPs पे, सारे एहतियात पर काम करते हुए हम कोशिश करेंगे कि इससे जल्द निजात हो और एक हम भाईचारे की नई फ़िज़ा कायम हो. अब सबको, बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ से ईद मुबारक. इस लॉकडाउन में आज तो वो शेर भी उल्टा हो गया ना कि ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए. अपने दिल में बढ़ा लीजिए मोहब्बतें, और अपनी वो जो शेयरिंग है वो आप अपने फ़ोन पे कीजिए, स्काइप पे कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए. मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक. और जो प्रिकॉशंस आपको इस इब्तला के दौर में बताए जा रहे हैं, बराह करम उन पे भी अमल ज़रूर कीजिएगा. आप सबको एक बार फिर ईद मुबारक. क्या हो सकता है, क्या होने वाला है. मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार. पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं
हर जगह मौजूद। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। इरेसार टीवी टुडे की ट्रांसमिशन में एक दफा से फिर आपका खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ तारिक मतीन साहब से बड़ी मजे की चुटकुली सी मीठी मीठी सी बातें करते, फंबल ब्लंडर क्या क्या चलता रहा है जिंदगी में वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे और आपके साथ भी शेयर कर रहे थे। वैसे तो आप आपके घर भी आते हैं, ज़ाहिर बात है आपके घर टीवी स्क्रीन है, आप भी देखते हैं, मगर आज हमारे साथ ये मौजूद हैं। हम भी बड़े दोनों यानी कि जब ब्रेक पर गए हैं तो महसूस हो रहे थे इनकी गुफ्तगू से, क्योंकि जब आप स्क्रीन पर देखते थे तो कुछ हमारे दरमियान कुछ और अदरवाइज कभी कभार यानी कि फोन पे बात हो जाए तो बस वो एक और सा, मगर आज इस तरह से मिल रहे हैं तो बड़ा एक अच्छा लग रहा है कि ये भाई ये इंसान इस तरह से भी है, यानी कि जिंदगी में इंजॉय भी करते हैं और आज भी उन्होंने वो चीजें याद रखी हुई हैं। फिल्म की बात जाने से पहले फिल्म की बात कर वो एक साहब ने जो आपने कहा ना आज पहली बार मिले, एक साहब ने जब मुझे मिले कहने लगे यार आप स्क्रीन पे बड़े मुख्तलिफ लगते हैं, हमने आपको इतना देखा है सच। तो मैंने कहा मेरी टांगे भी हैं। मैंने देख ली मेरी टांगे तो मैंने कहा चलते भी हम लोग। मुझे कहा है कि नहीं वो उन साहब को बाकी फिल्म नहीं कहा, मैंने कहा देखने टांगे भी जिससे नीचे बॉडी होती है हमारी। अच्छा उधर आप बड़ी सीरियस से लगते हैं कि मैं पता नहीं कितने एग्रेसिव हैं, बड़ा ही हार्श होंगे, मगर इधर तो आप बिल्कुल इंडिफरेंट। यार वो रोल डिमांड ही नहीं करता कुछ भी, उस रोल की जो अपनी डिमांड है आप उस रोल से बाहर कैसे निकलेंगे वो उस। अच्छा फिल्म की बात चल रही थी, हीरो हो गया था विलन हो गया था। अच्छा ये जो विलन और ये जो हीरो है ये फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट है। जी जी बिल्कुल, हाँ हल्का फुल्का सा डिस्कशन है, इसका ये मतलब नहीं है कि आसिफ अली जरदारी साहब हकीकी जिंदगी में विलन है या इमरान खान साहब हकीकी जिंदगी में हीरो, इसका ये मतलब नहीं। वो भी सियासत में आके हीरो बनते हैं। हाँ जरदारी साहब भी बनते हैं। अच्छा तो विलन जरदारी साहब, इमरान खान साहब जो है वो हीरो, और क्या आप हीरोइन भी जानना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, उसके बगैर तो फिल्म आपको लगता है कि पूरी हो जाएगी, अधूरी रहेगी। हीरोइन इमरान खान साहब की जिंदगी में मौजूद है। उसी को आप एक नहीं है ना, हमें एक हीरोइन चाहिए। अच्छा नहीं वो इस वक्त जो है वही है, ठीक है काफी। हाँ। अच्छा और इमरान खान साहब की जो हीरोइन है उसे आप जो है क्योंकि उसे उनकी मंजिल है, उस मंजिल को उनकी हीरोइन कर लें और अगर दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें वो उनकी हीरोइन दे दे जो उनकी मंजिल है, जो वो नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जो नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तो वो हीरोइन उन्हें भी मिल जाए। अच्छा वैसे आप हीरो उनको क्यों चूज क्यों किया? या मैं आपको बताया ना कि वो दबंग स्टाइल उनका या उनकी वो जो हीरो पहली शर्ट की होती है हमारे ज़हनों में कि यार हीरो जरा गुड लुकिंग होगा, हीरो जरा लाउड होगा, हीरो जरा जो है वो थ्रिल होगा उसमें, तो सारे जो लवाजमात है हीरो नहीं मैटर करता, उनकी तो थोड़ी एज हो गई है हीरो के हिसाब से। मगर वो सियासतदानों की है। देखिए ये तो आप फिल्मी सियासतदानों की बना रहे हैं जी, तो हमारे यहाँ तो यंग भी सियासतदान मौजूद हैं। शाहरुख खान 55 साल की उम्र में हीरो हैं, बच्चन साहब हीरो आते हैं, बच्चन साहब चीनी कम में हीरो आए थे तो बच्चन साहब की ये एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर, तो वो मैटर नहीं करता। और हीरोइन भी बता दी मैंने आपको, हीरो भी बता दी। अच्छा आप थोड़ा सा आगे स्टोरी की बात नहीं की आपने, स्टोरी नहीं बताई। स्टोरी क्या होगी वैसे उसकी? ये पाकिस्तान की अगर सियासतदान है तो स्टोरी पाकिस्तान है, मंजिल पाकिस्तान है और ये जो है करप्शन इसका खात्मा हो जाना चाहिए। इक़्तिदार नहीं इक़्तिदार तो है ना, भूख आपने कहा, सियासत तमाशा आपने बोला, यही तमाशा स्टोरी है और दुआ करें कि एंडिंग अच्छी हो, हैप्पी एंडिंग हो इंशाल्लाह। आपको लगता है वैसे खैर ये बात कहीं और से फिर बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। लफ्ज़ एक एक रखूंगा आपके सामने, एक पर्सनैलिटी का, उसी तरह से आपको जवाब देना, एक एक लफ्ज़। पर्सनैलिटी बताएं। जी जी अच्छा पर्सनैलिटी आप बताएंगे, मैं लफ्ज़ दूंगा। जी जी मुशर्रफ, डिक्टेटर, बिलावल भुट्टो जरदारी, वक्त बाकी बहुत, शेख रशीद, बड़क, नवाज शरीफ, ओवर, शहबाज शरीफ, ज्यादा ओवर, प्याजुल हसन चौहान और ज्यादा कमर ज़मान कायदा, डिसेंट। फिर आगे वैसे मैं आपको कान में जवाब बता दूं, अगर इन्होंने उनको कहे तो फिर इनका जवाब वजीर खारिजा जो है शाह महमूद कुरैशी। मेरा ख्याल है कि फेक। अच्छा हाँ, मुझे ये लगता है कि उनका जो तर्ज तखातुब है, तर्ज तकल्लुम है,
वो जिस अंदाज में बोलते हैं, मुझे लगता है कि वो नेचुरल नहीं है। बेहतरीन पेरोडी आप कर लेते हैं भाई। और वो जिस अंदाज में वो अपने आप को कम्युनिकेट करते हैं, अपना माफी और ज़मीर बयान करते हैं, वो मुझे कभी भी ओरिजिनल नहीं लगता। मौलाना अच्छा मौलाना फजलुर रहमान साहब सियासी आदमी है, क्यों सियासी आदमी है? शदीद सियासी। अच्छा, सरताजुल जरताजुल ठीक है, छोड़ दो, क्या करना। नहीं आप बता दें, एक लफ्ज बता दें सिर्फ। बताएं। मेरा ख्याल है वो जो है बहुत जल्दी उन्हें जो चीजें आपको होता है ना कुछ वक्त के बाद मिलनी चाहिए। नवाज दिया गया, ये आपकी? नहीं, नवाज नहीं दिया गया। उन्होंने जिस खित्ते से वो पॉलिटिक्स करके आई हैं और जिस खित्ते से वो आई हैं जीतकर, और जिस तरह से उन्होंने जिन सियासतदानों के खिलाफ वो पॉलिटिक्स की, उस पर हेड्स ऑफ टू हर। बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस स्टैचर पे आ गई है, उस स्टैचर पे उन्हें कुछ अरसे के बाद आना चाहिए था। वो ज्यादा सीखी हुई और ज्यादा लर्नेड और ज्यादा एफिशिएंट होती हैं इस रोल के लिए। वो लगा रही उधर का वो ग्रुप, वो सारा बड़ा स्ट्रॉन्ग, उसके जागीरदार मरियम नवाज साहिबा, मुझे वो एक फॉन्ट याद आ जाता है बस। ओह माय गॉड। यानी कि आप देखें ना, दूरंदेश आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था। जी आप बात कीजिए। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि आप मेमिगिरी किसकी अच्छी कर सकते हैं, किसी सियासतदान की, और आप हमें करके भी दिखाएंगे। माय गॉड, करके दिखा दी उसके अलावा शाह साहब की और देखिए हमारे, मैं कराची से हूँ, तो एक सियासतदान है जो कराची में नहीं है। अच्छा, उनकी मिमिक्री जो है वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ कर तो बहुत ही ओवर हो जाएगी और उनकी मिमिक्री कट जाएगी। ऑनेर भी नहीं जाएगी। आप कीजिए कि हो गई। प्रोड्यूसर साहब से पहले समझ लें, नहीं ये समझ लें कि उनकी मिमिक्री हो गई और उनकी मिमिक्री कट गई। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आपके पास ऐसा क्या है जो किसी और के पास नहीं है? मेरे पास ऐसा क्या है जो किसी और के पास नहीं? आपको लगता है ऐसा? किस्मत। सही। और सेलिब्रिटी क्रश अपने 3 नेम बताएंगे आप? अच्छा, सेलिब्रिटी क्रश 3 नाम बताऊंगा। बहुत सारे। अच्छा, तीन जो फर्स्ट टाइम याद आपके? ठीक है, सुष्मिता सेन। अच्छा। और दिया मिर्जा। और तीसरे पे मैं बहुत सारे हैं। हाँ, तो तीसरा जो है वो मुश्किल है। जब मैं छोटा था मैं उनको देखता था स्क्रीन पर, और बहुत बचपन से देख रहे थे, तो मरीना खान साहिबा। मूवीज सीनियर हैं हमारे, आइकॉन हैं। मूवीज देखने का शौक है आपको? अच्छा, मुझे एनिमेटेड मूवीज जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। मैं उसके अलावा जो बॉलीवुड फिल्म्स हैं, हॉलीवुड फिल्म्स हैं देख लेता हूँ, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं। लास्ट कौन सी मूवी? लास्ट मूवी मैंने कौन सी देखी? लास्ट मूवी मैंने, आप लोगों ने भी देखी होगी, मैंने तेवर देखी लास्ट मूवी। और ये तेवर क्योंकि मैंने कुछ क्लिप्स देख रखे थे, तो मुझे जो है वो बहुत चीजें इंटरेस्टिंग लगी, और तो मैंने इसलिए तेवर जो है वो दोबारा देखी। अच्छा, एंकर ना होते तो क्या होते? एंकर ना होता तो क्या होता? फिर मैं लिख रहा होता। अब भी लिखता हूँ, लेकिन अब बहुत कम। इस बात का मुझे अफसोस है कि मैं कम लिखता हूँ। कॉलम, फीचर, तो वो लिख रहा होता। लेकिन मैंने शायरी की है, और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं इस चीज को जो है वो कंटिन्यू कम वक्त देता हूँ। अच्छा, अब भी लिखते हैं? अच्छा, अब पिछले कुछ जैसे अगर नज़में लिखी हैं या जो भी लिखा है, तो वो इसलिए लिखा है कि न्यूज में कोई इवेंट हो गया। जैसे नर्सरी में आग लगी थी, सर्विसेज हॉस्पिटल की, मासूम कुछ बच्चे जल गए, तो मैंने उस पर एक नज़म लिखी थी। ऐसे ही एक सानिया गयारी हुआ था, गयारी सेक्टर, हमारे फौजी जवान बर्फ के तले दब गए थे, मैंने उस पर एक नज़म लिखी थी। तो उसकी आखिरी लाइन थी कि आज तुम हो जहां हम वहां तो नहीं, पर ये दिल है वहीं इतना कर लो यकीन, तुमने अपने लहू से जो रोशन किए जलते रहेंगे सदा वो दिए। वाह वाह वाह। तो ये उसका इख्तितामी बंद। कोई नज़्म सुनाना चाहेंगे हमें? अच्छा, ये नज़्म जो है ये डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब ने कराची आर्ट्स काउंसिल में पढ़ी थी, तो उन्हें और मेरे एक दोस्त हैं, उनको बड़ी पसंद है, पता नहीं आप लोगों को कैसी लगे। और फिर एक पंजाब के वजीर हैं, उन्होंने नज़्म जो है मुझसे, जब मैंने दुनिया ज्वाइन किया और मैं पहली बार लाहौर आया था, तो वो मुल्तान से स्पेशली दुनिया आए, मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात।
उन्होंने कहा मुझे नज़म अपने हाथ से लिख कर दे दें। अब वो वजीर हैं, वजीर कुछ दिन पहले रिटायर हुए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। रिटायर गलत कह रहा हूँ मैं तो देखिए गलती हम सब करते हैं ना। इस्तीफा दे दिया या इस्तीफा दे दिया अच्छा, उन्होंने। ठीक है। तो वो आए और उन्होंने आके जो है मुझसे कहा कि आप वो नज़म अपने हाथ से लिखकर साइन करके मुझे दे दें। तो उन दिनों में वो गालिबन के डिस्ट्रिक्ट नाजिम वगैरह थे, तो मैंने उन्हें वो नज़म लिख कर दी। और जब वो 2018 के इंतखाबात से पहले मुझे मिले, कहने लगे आपको याद है 10 साल बाद वो मुझे मिल रहे थे। मैंने कहा अरे हाँ। तो कहने लगे कि मैं इंतखाबात लड़ रहा हूँ, और फिर वो एक बतौर सियासतदान मेरे शो में बैठे हुए थे और बहुत अरसे बाद उनसे वो मुलाकात हो रही थी। तो बहरहाल वो नज़्म जो है बीकॉम के दिनों की नज़्म है। मोहब्बत 4 हरफों की बड़ी लंबी, मोहब्बत 4 हरफों की बड़ी लंबी कहानी है, ये दुनिया से पुरानी, इसे उस रब ने लिखा है जिसे हम सब ने रखा है, बसाकर दिल नजर में यूं के जैसे सीप में मोती। मुसन्निफ ने कहानी में अजब किरदार रखे, अजब से मोड़ डाले, ना ही किरदार मरते हैं ना ये मोड़ थकते हैं, कहानी भी नहीं रुकती, कहानी चलती जाती है। वाह 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 वाह। कहानी चलती जाती है, मोहब्बत मलती जाती है, निगाहों पर ख्यालों पर हंसी कुछ चांद से लगे। मोहब्बत की कहानी ये बड़ी पुख्ता कहानी है। बड़ा माहिर मुसन्निफ है, वाह वाह, बड़ा माहिर मुसन्निफ है कि धड़कन में समाकर वो मोहब्बत डाल देता है तो धड़कन राग बनती है। उसी एक राग को लेकर गजल फिर हम भी लिखते हैं। मोहब्बत की कहानी से हंसी लम्हे चुराते हैं, गजल में डाल देते हैं। हमें लिखना नहीं आता, हमें लिखना नहीं आता, कहानी उसने लिखी है, कहानी वो सुनाता है। कहानी झोल से खाली, कहानी अंत से खाली, कहानी चलती जाती है, मोहब्बत चलती जाती है। वाह वाह वाह, बड़ी लंबी कहानी है। वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा, फेवरेट शायर कौन से हैं जिनसे आप बड़े इंस्पायर्ड? मैंने साहिर को पढ़ा और मैं उनसे अच्छा, ये जो कॉलेज के मुकाबलों में और मुबाहिसों में तकरीरें करने वाले होते हैं, इनसे जब आप पूछेंगे ना कि कौन पसंद है, तो ये कहते हैं साहिर लुधियानवी पसंद है, मुस्तफ़ा ज़ैदी ने बहुत पसंद है, वो कैंपस की गलियां, वो सब कुछ, फैज बहुत पसंद है, ऐसे ही लोगों को हबीब जालिब खास तौर पे बहुत पसंद है। तो मुझे ज़मीर जाफरी भी बहुत पसंद है। तो ज़मीर जाफरी साहब जो है बहुत बहुत खतरनाक शायर है। तो बहुत ही हबीब जालिब साहिब के बाद आप कह सकते हैं उनको? नहीं, ज़मीर जाफरी साहब तो जॉनर ये लगे और वो बहुत लीथल शायर। उनकी एक चीज जो है वो मैं आपको कभी ऑफ एयर सुनाऊंगा, वो मुझे बहुत सारे दोस्त कहते हैं सुनाने वाली नहीं है। हाँ, सीरियसली ज़मीर जाफरी मरहूम की आइकॉन हमारे यहाँ, लेकिन उनकी वो चीज ऑन एयर शायद सुनाई भी जा सकती है, आई डोंट नो, लेकिन कमाल है, वो मैं कभी ऑफ एयर सुनाऊंगा आपको। ठीक है। तो वो ज़मीर जाफरी जो है वो कमाल है कि जो गर्दन में कॉलर था लर रह गया है, टमाटर के थैले में टर रह गया है, न जाने मुर्गा किधर रह गया है, बगल में तो बस एक पर रह गया है, कराची की बस में सफर हो रहा है। तो ज़मीर जाफरी बहुत खूबसूरत, बहुत ही कमाल। इस खेत को मत छेड़ो, इकबाल ने कहा था जिस खेत से दहकान को मयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। तो ज़मीर जाफरी मरहूम ने कहा कि इस खेत को मत छेड़ो, ये खेत हमारा है, इस खेत को मत छेड़ो, ये खेत हमारा है, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो ज़मीर जाफरी वाह वाह कमाल। अच्छा, इस तरह की कभी कभी तारिक भाई जब कॉम्पिटिटिव करें ना, बात ना करें शौरा हजरात का, इसी तरह तो बड़ा लुत्फ आता है, बड़ा मजा आता है। आपके सामने एक मुहावरा रखूंगा, बोलना नहीं है, एक्शन से उसे एक्सप्लेन करना है। अच्छा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अच्छा, नाच ना जाने बोलना नहीं है, एक्टिंग करनी पड़ेगी आपको। एक्टिंग हो गई। फिर ना ही ये तो समझिए। बहुत अच्छी एक्टिंग थी। फिर ना ही समझिए। नेवर सी बिफोर। अच्छा, चूंकि ईद का दिन है, कोई ऐसी यादगार ईद जो आपके जहन में अभी भी हो, कोई ऐसा वाकया बचपन का या अभी का जो आप अभी भी ईद आती है तो आपको वो आज भी याद आता है, कुछ ऐसी स्पेशल ईद? एक हम पांचों भाइयों ने एक काम बहुत किया है और वो हमें याद क्या था, वो भूलते ही नहीं है। वो हम लोगों ने 3 साल पहले भी आखिरी बार किया। अच्छा। हम अक्सर ईद पर जमा भी हो जाते हैं कराची में बड़े भैया के घर पे, इफ्तिखार भाई के घर पे। तो
इफ्तिखार भाई जो है वो खुद भी बहुत लेट आते हैं घर पे, रात ईद की रात दोस्तों में गुजार के देर तक। तो ये होता है कि हम ईद की सुबह उठो 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 जागो न, अब एक नहा रहा है, दूसरा नहा रहा है, एक इस वॉशरूम में, एक उस वॉशरूम में, तैयारी हो रही है, 3 वॉशरूम्स ऑक्यूपाइड, पांचों भाई एक जगह जमा होते हैं। तो हम निकलते हैं घर से, एक रह गया, दूसरा रह गया, चलो चलो चलो, निकले, गाड़ी में बैठे ईद की नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा, ये जो मस्जिद है इसमें चलते हैं पहले, हाँ लेट हो गए, ये यहाँ तो जमात निकल चुकी है, अब उस मस्जिद में मिलेगी जमात, वहां चलते हैं। उस मस्जिद तक गए, यार यहाँ पे भी जमात निकल गई है, अब उधर चलते हैं, वहां जमात मिलेगी, घर से ही बहुत लेट निकले, वहां भी जमात निकली। तो ये हम लोगों ने कई बार किया है ईद की, और फिर घर आके वापस से अम्मी से कहते हैं कि पढ़ ली। ये 3 साल पहले भी वाकया हुआ है। हाँ, 3 साल पहले भी मेरा ख्याल आखिरी बार हुआ है। फिर घर आके अम्मी से कहते पढ़ ली। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, नहीं ये बुरा है। नहीं मतलब यानी कि आपका जो कॉम्बिनेशन आपका भाइयों का सबका बना है, हाँ। 5 भाई आपने बताया ना माशाल्लाह से, वो 5 भाई यानी कि बिल्कुल पक्के मुंह से। अच्छा, नहीं उसके बाद हम थोड़ी देर बाद बता भी देते हैं, बता देते हैं। जैसे मेरा जो छोटा भाई अथर, ही इज इन ARY, तो वो उन्होंने एक हरकत की, बहुत छोटे थे हम लोग, तो वो घर आया और घर आके उसने कहा कि अम्मी मैं शायद 6वीं में था, वो 5वीं जमात में था, तारिक भाई ने बाहर गाली दी, और उसने अम्मी को बता दिया कि मैंने कौन सी गाली दी। देखिए बता, अम्मी ने उसको थप्पड़ मारा कि ये क्या हरकत है। फिर अम्मी ने मुझसे पूछा कि गाली क्यों दी, तो मैंने कहा वो सामने जो था उसने इससे ज्यादा दी थी और ये दी थी, तो फिर मुझे भी पड़ा। अच्छा, घर में किससे डरते हैं अब भी, यानी कि होता है बुजुर्गों से डर जाता है, बड़े जो होते हैं उनसे किसका डर है? वालदा से डर लगता है, उनकी नाराजगी से डर लगता है, जो मैं बता रहा हूँ इफ्तिखार भाई सबसे बड़े भैया हैं जी, फारूक भाई, उनसे डर लगता है। उसके बाद काशिफ भाई हैं, वो नाराज वराज भी नहीं होते, कुछ कहते भी नहीं है, तो कम डर लगता है। उसके बाद इफ्तिखार भाई, उनसे मेरा दम निकलता है, मेरी बेगम का उनसे दम निकलता है। इफ्तिखार भाई से? हाँ, उनसे जो कराची उनसे में जो छोटे जितने भी हैं, हाँ। मतलब हम माशाल्लाह 5 भाई 2 बहनें, तो जो सबसे बड़े हैं उनसे सबका दम निकलता है, उनकी नाराजगी से भी सबका दम निकलता है। और इफ्तिखार भाई से जो जितने छोटे हैं उन सबका इफ्तिखार भाई से दम निकलता है। बचपन की कोई शरारत जो आज भी याद हो और जिस पर मार भी पड़ी हो? बचपन की कोई शरारत जिस पर मार भी पड़ी हो? कोई इफ्तिखार भाई को ही, घर में हम लड़ाई कर रहे थे। अच्छा, बहन भाइयों बहुत होता है, रेसलिंग शुरू होती है, तो उस रेसलिंग में मैंने कैंची जो थी, और बड़ी कैंची, वो खींच के मार, अच्छा, और वो उनके ना यहाँ लगी और गड़ गई, तो बहुत खून निकला उनकी। तो वो हरकत थी, छत से गिरा था, पिटाई हुई थी, वो तो आपने बताया। हाँ, वो पिटाई हुई थी, और मतलब पिटाई तो बहुत हुई। ये मेरे यहाँ पे आपको एक मार्क्स सा नजर आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है। ये अम्मी ने क्लच खींच के मारा था। वो भी हुई थी, बहुत हुई है। अच्छा। तो बराबर वालों की शीट्स की जो छत होती है, तो वो थी, बराबर वाली छत पे बॉल गिर गई थी, मैं अपनी छत से दीवार पे झुक के उठा रहा था, और मेरा ख्याल था मैं पहुंच जाऊंगा, थोड़ा सा दूर थी, घूमा, गिरा, छत तोड़ के उनके घर के अंदर। बहुत हरकतें की। स्कूल जाते हुए कभी जाने का ना दिल किया, कोई बहाना बनाया हो कि सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द अच्छा, है? ये वाले काम नहीं किए, स्कूल चले जाते थे आराम से। रेगुलर चले जाते थे, स्कूल आराम से चले जाते थे, कभी कोई चीज ऐसी नहीं हुआ? नहीं, ये हरकतें नहीं की। हाँ। मैं स्टूडेंट बहुत बुरा नहीं। अच्छा, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, ओबीडिएंट थे, यानी कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, लेकिन स्टूडेंट बहुत बुरा नहीं था। मुझे इस बात पे बड़ी हैरत होती थी। मैं कोटरी की मेरी पैदाइश है, कराची की अपब्रिंगिंग है, तो मेरी सिंधी बहुत बुरी नहीं थी, स्पेशली मैट्रिक के दिनों तो बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। तो मेरी क्लास में सब बच्चों के आउट ऑफ 75 68 से ज्यादा मार्क्स आए, और मैंने अपनी क्लास में, हमारी टीचर बहुत दिन तक एब्सेंट रही, तो मैंने अपनी क्लास के बच्चों को सिंधी पढ़ाई थी, क्योंकि कराची के स्टूडेंट्स को सिंधी नहीं आती। तो मैं जो है वो सिंधी पढ़ाने की वजह से मेरे मार्क्स सिर्फ 38 आए आउट ऑफ 75। सबसे बुरे मार्क्स मेरे थे। जिन बच्चों को सिंधी लिखना नहीं आती थी, उनको आप सिखा रहे हैं, उनको पढ़ा रहा था, हाँ। उनको जिनको सिंधी लिखना नहीं आती, सबके 68 प्लस मार्क्स आए थे। और कराची में मजाक में कहते हैं यार सिंधी में मार्क्स आ जाते हैं, तो मेरे 38 मार्क्स आए थे। मेरे बहुत बुरे मार्क्स थे मेरे। लोग अब भी मुझसे अगर कोई बात करता है, कहता है आपका लहजा, आपकी उर्दू, आपका अंदाज। मेरी उर्दू में कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए, बहुत अच्छे उर्दू में आपके अच्छे मतलब मेरे कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए। मुझे ये गुमान के मैं शेर कह लेता हूँ, मैं कॉलम्स लिखता रहा हूँ, मैं लिख लेता हूँ। मैं अब भी चैनल्स में ये होता है कि यार फला स्पेशल चीजें तारीख से लिखवा लेता है,
मेरी उर्दू में कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ की बात हो रही है, आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत अच्छे आप मुकर्रर भी रहे हैं, तकारीर भी करते रहे, कौन सी ऐसी तकरीर है जो आपको आज भी याद हो, जिस पर आपको बड़ी एप्रिसिएशन मिली हो? फातिमा सुरैया बजिया आपा, जी। अल्लाह गरीक़ रहमत करे, तो वो जज थी, अनवर भाई भी जज थे, मैं खातून पाकिस्तान कॉलेज कराची में तकरीर कर रहा था, उस तकरीर पे मुझे इनाम भी मिला था, तो बड़ी ख़तरनाक तकरीर थी। अच्छा। आमतौर पर तकरीरें हम करते थे वो आग लगाने वाली इनकलाबी शायरी से भरपूर तकरीरें, ये मज़ाहिया तकरीर थी। तो इस मज़ाहिया तकरीर में जो है बहुत खतरनाक हिस्से थे। मज़ाहिया तकरीर में एक बारीक सी लकीर होती है, आप लकीर के इस तरफ गए तो फक्कड़पन, इस तरफ रहे तो मिजाह, आप दरमियान में रहे तो शानदार मिजाह, वो वाला काम है। और आप लाइन क्रॉस ना कर जाएं, ये डरा भी दें आप कई बार कि अभी क्रॉस हुई लाइन और आप लाइन के तरफ आए। तो उस तकरीर में एक हिस्सा था कि एक रोज मैंने अपनी बीवी से पूछा, सुनो क्या तुम सलमान को जानती हो? तो उसने कहा सलमान, कहीं ये वही सलमान तो नहीं जो गली के नुक्कड़ वाले मकान में रहता है, जिसके ड्राइंग रूम में लाल रंग की तस्वीर लगी है, नीले रंग के पर्दे लगे हैं और उसके ड्राइंग रूम में रॉट आयरन के सोफे हैं और जिसके यहाँ तिल है? मैंने कहा हाँ। उसने कहा मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। ये उस तकरीर का एक हिस्सा, ये उस तकरीर का एक हिस्सा बहुत खतरनाक है। तो मुझे इस तकरीर पे इनाम भी मिला। अच्छा। और ये तकरीर थी खातून पाकिस्तान कॉलेज में। जब हम इस मुकाबले में पहुंचे तो हमें पता चला कि तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो तमाम की तमाम फीमेल्स हैं सिवाय मेरे, और ये मुकाबला सिर्फ तालिबात का है। तो हमारी जो इंचार्ज थी बज़्म तलबा की हमारे कॉलेज के लिए, मैम माजदा, उन्होंने बीच में एक्टिंग भी की। उन्होंने कहा कि नहीं, आपने हमें दावतनामा भेजा, हम टीम लेकर आए हैं, वी आर हियर। अच्छा, हमारी बड़ी अच्छी टीम थी, हमने कराची में, मैंने और रूहा नकवी ने बहुत मुकाबले जीते। तो उन्होंने कहा वी आर हियर टू विन, आवर टीम इज द बेस्ट एंड वी हैव बीन विनिंग कॉम्पिटिशंस इन कराची लाइक एनीथिंग, हम तो पार्टिसिपेट करेंगे और आपने हमें दावतनामा भेजा। दिस इज इंसल्ट कि आप हमें अलाउ ना करें कि हम पार्टिसिपेट करें, आपको हमें करना होगा। तो उन्होंने कहा जी वो आपका चूंकि कॉलेज को एजुकेशन है तो हमने भेज दिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपने दावतनामा भेजा, हम अपनी टीम लेकर आए। तो उसके बाद जजेस ने कहा कि जी अगर आपने दावतनामा भेजा और अपनी टीम लेकर आए तो फिर इनको पार्टिसिपेट करने दिया। तो उन्होंने हमें पार्टिसिपेट करने दिया। तो ना सिर्फ ये कि इनाम मुझे मिला, रूहा को मिला, हमने टीम ट्रॉफी भी जीती। तो ये एक पार्ट सुना है, वैसे वो दूसरे पार्ट बाद में सुनाने वाली है? नहीं, वो अच्छा नहीं, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने वो तकरीर की थी तो उस तकरीर के सारे हिस्से सुनाए जा सकते हैं। लेकिन वो बड़ी मुझे बजिया आपा ने कहा कि आप कह नहीं तुम इधर आओ, उन्होंने मेरा काम कह नहीं कि एक बारीक सी लकीर होती है और तुम जो है वो लकीर के बार बार करीब जा रहे थे। लेकिन इनाम मिल गया था मुझे उस तकरीर पर। ऐसे चलें, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमने अपना ईद ट्रांसमिशन में अपना कीमती टाइम दिया, इतनी मजे की बातें हुई, हमारी तो ईद बन गई आपके साथ। आखिर में छोटी सी मैं बात करना चाहूंगा, छोटी सी यार आप लोगों ने रमजान की तरह ईद गुजरवाई है, आप लोगों ने स्टूडियो में प्रॉप्स भी रख लिया करें। वो बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल मीठा वीठा शीर खुरमा। ये प्रोड्यूसर सब सुन रहे हैं, आप स्टूडियो सब सुन रहे हैं। आपको आप टरू वाले प्रोग्राम में आए तो आपको बुलाएंगे। अच्छा, अगर आप आएंगे तो नहीं, वो पहले कह चुके हैं, वो बिल्कुल ट्रांसमिशन के स्टार्ट में कह चुके हैं कि मुझे जब भी बुलाएंगे तो मैं आऊंगा, मगर वक्त बड़ा शॉर्ट था, फिर भी आपका बहुत लेकिन आपने प्रॉमिस किया है तो अब वादा पूरा कीजिएगा। वादा पूरा कीजिए किस चीज का? आने का। अच्छा चलें दोबारा, ठीक है। टिप देखे जाएंगे जो आने वाली एंकर हैं या हमारे लिए एंकरिंग के हवाले से। अच्छा, लेकिन वो बड़ी सीधी सादी सी बात है जो हमें भी सिखाई गई और जो सबको सीखनी चाहिए कि कामयाबी की कुंजी जो है वो एक है, प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन। तो जो काम कर रहे हैं उसकी तैयारी करके ऑन एयर जाए, और फिर उसके बाद ये ना हो कि आप ऑन एयर जो है वो इजहार वजू को इजहार वजवा पढ़ रहे हैं और मुश्तलिल अफराद ने जो है वो बिलोह कर दिया, फिर बाद में पूछे हलूक खा के किया था तो कहीं नहीं, अच्छा हलवा था तो इसलिए बलवा था। तो वो मुझे एक साहब ने बताया, कहने लगे कि सर यहाँ पे मेडिकल कैंप लगा है, बड़े नामूर डॉक्टर आए। मैंने कहा कौन से डॉक्टर आए? कहने लगे बड़े नामूर लिखा हुआ पढ़ रहा हूं, कहने लगे बड़े नामूर डॉक्टर आए। मैंने कहा जानूर के। तारिक मदीन साहिब आपका बहुत शुक्रिया जी, आपके साथ हमने बहुत एंजॉय किया, नाज़रीन ने भी हमारे बहुत एंजॉय किया। हमें छोटी सी ब्रेक की जाने जाना है, ब्रेक की जाने जाना है, ब्रेक बाद ट्रांसमिशन अभी जारी है, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक।